वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पावन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स की सीरीज चल रही है, ये इंग्लिश मीडियम में, हिंदी मीडियम में ऑलरेडी मैं खत्म कर चुका हूं, प्लेलिस्ट जरूर चेक करें। उसी क्रम में आज का हमारा टॉपिक है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। ठीक है, फ्लेक्सिबल कोई फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं, उसी का ये टॉपिक है। चलते हैं इस टॉपिक पर। तो सबसे पहले हम बेसिक जानकारी देख लेते हैं, ध्यान देना। फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू होता है वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब ही क्या होता है? वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। इसलिए जब भी हम कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ी है, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी बढ़ी है। और जब हम कहेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट घटी है तो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी घटी है। ठीक है ना। द वैल्यू ऑफ वन कंट्रीज करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर कंट्रीज करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। इस पे हम बार बार डिस्कस कर चुके हैं कि एक देश की करेंसी का दूसरे देश की करेंसी के रूप में जो वैल्यू होता है उसी को हम क्या कहते हैं? फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट इज आल्सो कॉल्ड द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ द डोमेस्टिक करेंसी। और फॉरेन एक्सचेंज जो रेट होती है वो हमेशा एक्सटर्नल वैल्यू होती है डोमेस्टिक करेंसी की, कभी भी इंटरनल वैल्यू नहीं होती। इसका मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए एक्सचेंज रेट चेंज होती है तो भी उसका इंपैक्ट डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू पर नहीं पड़ेगा। मान लीजिए $1 इज इक्वल टू 82 रुपीज है, ये 85 रुपीज हो जाए तो क्या होगा? हमारे यहां समोसा अगर 10 रुपीज का है तो वो 10 रुपीज का ही मिलेगा, क्योंकि इंटरनल वैल्यू कोई चेंज नहीं होगी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहां अलग अलग मैंने करेंसी ले रखी है, जो भी इंपॉर्टेंट करेंसीज थी उनका मैंने वो दिखा रखा है आपको एक्सचेंज रेट। $1 अभी चल रहा है लगभग 82.10 के आसपास। €1 चल रहा है 90.15 के आसपास। ब्रिटिश पाउंड चल रहा है 103.56 के आसपास। इसी प्रकार से अलग अलग करेंसियां चल रही है। ठीक है, अब आते हैं सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। पहले हमने बेसिक जानकारी ले ली, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, फिर ब्रेटन वुड्स सिस्टम की ले ली, और अब फ्लेक्सिबल सिस्टम देखने वाले हैं। फिर उसके बाद हम ये चौथा और पांचवा देखेंगे। आप प्रोजेक्ट बनाते हैं या होमवर्क करते हैं, उसमें आपकी मदद कर सकता है। केवल ये ना समझे कि आपके कोर्स में फ्लेक्सिबल है या फिक्स्ड है या मैनेज्ड है तो हम ये नहीं पढ़े, क्योंकि प्रोजेक्ट जब आप बनाते हैं और जब आपका प्रैक्टिकल होता है तो उसमें ये गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम, ब्रेटन वुड्स सिस्टम, इन सब की बेसिक जानकारी भी पूछी जाती है। तो आप इस टॉपिक को पूरा कवर करके चले बेसिक रूप से जरूर। फिर आगे देखते हैं अब फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम है क्या, इसको समझ लेते हैं। इन दिस सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। सिंपल सी बात कि इसमें डिमांड एंड सप्लाई का खेल होता है सारा का सारा। और किसकी डिमांड किसकी सप्लाई, हमेशा ध्यान रखना। कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, वो डोमेस्टिक करेंसी समझ बैठते हैं, नहीं। ये जो एक्सचेंज रेट तय होती है वो फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई से तय होती है, हमारी खुद की करेंसी से नहीं। समझ रहे हो? फॉरेन जो करेंसी है, मान लीजिए डॉलर के साथ है, तो डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई कितनी है उससे तय होगा एक्सचेंज रेट क्या है। ठीक, इट इज आल्सो कॉल्ड फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम और फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। इनको इतने नामों से जाना जाता है। इन दिस सिस्टम द गवर्नमेंट और द सेंट्रल बैंक ऑफ द कंट्री डज नॉट इंटरवेंस इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। जो भैया फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता है उसमें किसी भी देश की गवर्नमेंट का या सेंट्रल बैंक, जैसे आरबीआई है अपना सेंट्रल बैंक, उसका कोई रोल नहीं होता डायरेक्टली इस सिस्टम में। किसमें? फ्लेक्सिबल की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम की। इसमें ना तो गवर्नमेंट इंटरफेयर कर सकती है ना सेंट्रल बैंक इंटरफेयर कर सकता है। तो सर हमारे देश में अभी क्या चल रहा है? हमारे देश में फ्लेक्सिबल नहीं चल रहा है, बल्कि मैनेज्ड फ्लेक्सिबल चल रहा है, जो हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। ठीक है ना, आगे बढ़े। डिमांड कर फॉर फॉरेन करेंसी। अब देख लेते हैं हम विदेशी करेंसी का, जो फॉरेन करेंसी है उसका डिमांड कर्व कैसा होता है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, ये हमेशा आता है, ध्यान रखना। माइक्रो में भी हमने पढ़ा था, मैक्रो में भी। पूरा इकोनॉमिक्स किसी न किसी अजम्पशंस पे आधारित है। क्यों? क्योंकि इकोनॉमी डायनेमिक है, कंज्यूमर डायनेमिक है, प्रोड्यूसर डायनेमिक है, इसलिए इनके बिहेवियर भी क्या होते हैं? चेंज होते रहते हैं। इसलिए हमको कुछ अजम्पशंस लेनी पड़ती है। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट हैव द सेम रिलेशनशिप एज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स डिमांड। तो भैया है क्या? जिस प्रकार से एक कमोडिटी की प्राइस और उसकी डिमांड में जो रिलेशनशिप होता है ना, सेम रिलेशनशिप फॉरेन करेंसी और उसकी डिमांड में। ठीक है,
फॉरेन करेंसी की जो डिमांड है और जो एक्सचेंज रेट है उसमें सेम रिलेशनशिप होता है, वही रिलेशनशिप जो एक कमोडिटी की प्राइस में और उसकी डिमांड में होता है। कौन सा रिलेशनशिप होता है? दैट इज देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन द डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। इट मीन्स फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है और जो फॉरेन करेंसी की डिमांड है उसमें कैसा रिलेशनशिप होता है? नेगेटिव रिलेशनशिप। नेगेटिव रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि भैया यदि डिमांड इंक्रीज होगी डॉलर की तो क्या होगा? फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। और डिमांड अगर डिक्रीज होगी डॉलर की तो फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है वो इंक्रीज हो जाएगी। ईआर का मतलब एक्सचेंज रेट, ठीक है ना? ये होता है नेगेटिव रिलेशनशिप दोनों में। अब हम इसको इस डायग्राम से समझ लेते हैं। ये वाई एक्सिस है, ये ओ एक्सिस है ना? ये इधर हमने लिए हैं डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, इधर लिया हमने फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब आप देख सकते हैं, सपोज कीजिए हम इनिशियल कहां है, हम इनिशियल चेक कीजिए, हम है इनिशियल ईआर पॉइंट पर। कहां पे है? ईआर पॉइंट, जो कि ए बिंदु के अकॉर्डिंग, ए पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट कितनी है? ईआर, और क्वांटिटी कितनी है डिमांड की? ओक्यू। अब सपोज कीजिए हम ए पॉइंट से सी पॉइंट की ओर जाते हैं तो उससे क्या होगा? एक्सचेंज रेट ईआर से डिक्रीज होकर ईआर1 हो जाती है और जो क्वांटिटी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी है वो इंक्रीज होकर ओक्यू से क्या हो जाती है? ओक्यू1। तो आपने देखा जैसे ही एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुई, जैसे ही एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुई, डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी क्या हो गई? इंक्रीज। विदेशी मुद्रा की जो मांग है, डिमांड है, वो क्या है? इंक्रीज हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि अभी अभी हमने बताया एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो गई है। ठीक है, इसको यूं उल्टा कर लो ये वाले को। कैसे? कि एक्सचेंज रेट अगर डिक्रीज होती है तो डिमांड फॉर डॉलर या फॉरेन करेंसी इंक्रीज होती है, और एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो डिमांड फॉर डॉलर क्या होती है? डिक्रीज होती है। ठीक है, अब यहां देखिए, जैसे ही हमने एक्सचेंज रेट ईआर से बढ़ाकर क्या किया? ईआर किया, इंक्रीज किया ईआर2, तो हम अब ए पॉइंट से कहां चले जाएंगे? बी पॉइंट पे। तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड जो है पहले ओक्यू थी, अब कितनी हो जाएगी? ओक्यू2। तो आपने देखा कि जैसे ही इंक्रीज हुई फॉरेन एक्सचेंज रेट, डिमांड फॉर डॉलर क्या हो गई? डिक्रीज हो गई। तो देयर इज ए नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। और फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब होता है फॉरेन करेंसी की वैल्यू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, फॉरेन एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू फॉरेन करेंसी की वैल्यू। तो जब जब ये एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी, फॉरेन करेंसी की वैल्यू इंक्रीज होगी, लेकिन डोमेस्टिक करेंसी की क्या होगी? वैल्यू डिक्रीज होगी, क्योंकि उल्टा होता है ना दोनों में रिलेशनशिप। अभी हम और देख लेंगे इसको, है ना? फिर आगे आते हैं, सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी देख लेते हैं। अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट हैव द सेम रिलेशनशिप एज द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी एंड इट्स सप्लाई। जिस प्रकार से गुड्स, कमोडिटी एंड उसकी सप्लाई में कैसा रिलेशनशिप होता है? पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है ना, उसी प्रकार से फॉरेन एक्सचेंज रेट और फॉरेन करेंसी की सप्लाई में भी कैसा रिलेशनशिप होगा? पॉजिटिव। दैट इज देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड द फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो कंक्लूजन क्या निकलता है कि भैया फॉरेन एक्सचेंज जो रेट है और जो सप्लाई है फॉरेन करेंसी की, उसमें कैसा रिलेशनशिप होगा? कैसा होगा? पॉजिटिव रिलेशनशिप। इट मींस अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी। ये सप्लाई ऑफ डॉलर, डॉलर का सिंबल है ये एस, ऐसा वाला है ना, ये डॉलर का सिंबल है, और ये एस मतलब सप्लाई। इसी प्रकार से अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज होती है तो सप्लाई ऑफ डॉलर डिक्रीज होगा। तो दोनों में क्या हुआ? पॉजिटिव रिलेशनशिप। जब दोनों वेरिएबल या तो इंक्रीज हो या डिक्रीज हो तो उसे हम कैसा रिलेशनशिप कहते हैं? हमेशा पॉजिटिव रिलेशनशिप, जो कि हमने माइक्रो में पढ़ा था। और इसका डायग्राम कैसा होता है? हमेशा पॉजिटिव जो रिलेशनशिप होता है उसका डायग्राम ऊपर की ओर चढ़ता हुआ होता है, अपवर्ड साइड होता है। ठीक है, अब यहां देखेंगे, इस बार हमने यहां क्या लिया है? सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, और इधर फॉरेन एक्सचेंज रेट है। मान लीजिए जो ईआर है, एक्सचेंज रेट है, फॉरेन एक्सचेंज रेट, वो इंक्रीज होकर ईआर से कितनी हो जाती है? ईआर2। तो आप देखेंगे हम पहले कहां थे? ए पॉइंट पे, अब हम कहां पहुंच जाएंगे? बी पॉइंट पे। और जो सप्लाई है ओक्यू से इंक्रीज होकर क्या हो जाएगी? OQ1। इसको OQ2 कर लेते हैं हम थोड़ा। ER से इंक्रीज होकर ER2 ही, तो ये OQ से इंक्रीज होकर OQ2 हो जाती है, यहां Q2 कर लेना। ठीक है,
और ऐसे ही अगर फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज होती है, ER से डिक्रीज होकर ER1 होती है, तो ये OQ से डिक्रीज होकर क्या हो जाएगी, OQ1। तो आप देख सकते हैं, आपने देखा अभी यहां पे क्या कि जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज हुई, डिमांड, ये जो सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है वो भी इंक्रीज हो गई, और जैसे ही हमने ER से ER1 डिक्रीज किया तो हम A पॉइंट से C पॉइंट की तरफ आए, तो ये डिक्रीज हो गई सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मींस देयर इज ए पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी एंड फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब जो मैं बात कर रहा था कि भैया फॉरेन एक्सचेंज जो रेट होती है ना, वो किसके इक्वल होती है, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। ध्यान रखना, अपनी करेंसी नहीं, फॉरेन करेंसी, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। इट मींस अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो क्या होगा, देखो इधर, इसको इधर ले लेते हैं हम, फॉरेन एक्सचेंज रेट है, अगर वो इंक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, VFC, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। और जब जब वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी इंक्रीज होगी तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ, इसको काट दो, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या होगी, डिक्रीज। क्यों, क्योंकि डॉलर की अगर प्राइस बढ़ती है तो डेफिनेटली क्या होगा, रुपए की वैल्यू डिक्रीज होगी, ठीक है ना। इसी प्रकार से अगर एक्सचेंज रेट डिक्रीज होती है तो उसका मतलब होता है वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीज हुई है, और वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी अगर डिक्रीज होगी तो जाहिर बात है वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी क्या हो जाएगी, इंक्रीज। क्यों होगी, क्योंकि एक्सचेंज रेट इज इक्वल टू है वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी, और एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुई है, इसका मतलब है वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीज हुई है, डॉलर की इंपोर्टेंस कम हुई है, डॉलर की वैल्यू कम हुई है। तो डॉलर की वैल्यू जब जब कम होगी, डोमेस्टिक जो करेंसी है रुपया, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीज। ध्यान रखना हमेशा एक्सचेंज रेट और वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में नेगेटिव रिलेशनशिप होता है, जबकि एक्सचेंज रेट और वैल्यू ऑफ करेंसी में पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है। इन दोनों में कैसा रिलेशनशिप होता है, हमेशा पॉजिटिव। क्यों, क्योंकि दोनों इक्वल है। लेकिन ER और इसमें VDC में, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी में कैसा रिलेशनशिप होता है, नेगेटिव, नेगेटिव। इट मींस अगर एक्सचेंज रेट इंक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीज होगी, एक्सचेंज रेट डिक्रीज होगी तो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज होगी। देयर इज नेगेटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी, वेयर एज पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन एक्सचेंज रेट एंड वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी। क्लियर हो गया, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने डिमांड कर्व देख लिया, सप्लाई कर्व देख लिया। अब हम देखते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। जिस प्रकार से माइक्रो में DD एंड SS कर्व एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो इक्विलिब्रियम हो जाता था ना, सेम वही है और कुछ नहीं करना, बस यहां डॉलर लगा देना है आपको। तो देखो ये हमारा Y एक्सिस X एक्सिस, इस बार हमने डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी दोनों ले ली। हम इसको क्वांटिटी ऑफ फॉरेन करेंसी भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि क्वांटिटी का मतलब डिमांड एंड सप्लाई दोनों होता है। इधर है फॉरेन एक्सचेंज रेट, ठीक है। ये हमारा अभी अभी हमने जो बनाया था D डॉलर कर्व, डिमांड फॉर डॉलर करेंसी, ठीक है ना। यहां हमने डॉलर को क्या माना है, फॉरेन करेंसी, तो मैंने यहां लिखा है डिमांड फॉर डॉलर या डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, और ये सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है। दोनों ने एक दूसरे को कहां इंटरसेक्ट किया, E पॉइंट पे। तो इक्विलिब्रियम कहां हुआ, यहां। क्यों हुआ, क्योंकि जहां DD इज इक्वल टू SS होता है, डिमांड एंड सप्लाई जहां दोनों इक्वल होती है, वहीं इकोनॉमी का इक्विलिब्रियम होता है, ठीक है। तो यहां इक्विलिब्रियम हो गया। तो इस इक्विलिब्रियम के केस में एक्सचेंज रेट कितनी हुई, ER, और क्वांटिटी कितनी निर्धारित हुई, OQ। ये डिमांड की भी क्वांटिटी है और ये सप्लाई की भी क्वांटिटी है, ठीक है। तो देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए। इन द फिगर द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट इज इन इक्विलिब्रियम एट पॉइंट E, जैसा कि हमने देखा यहां E पॉइंट पर इक्विलिब्रियम है, वेयर द डिमांड कर्व फॉर फॉरेन करेंसी इंटरसेक्ट द सप्लाई कर्व ऑफ फॉरेन करेंसी। हमने देखा डिमांड कर्व ने सप्लाई कर्व को फॉरेन करेंसी वाले को इंटरसेक्ट किया यहां E पॉइंट पे। इन दिस केस अकॉर्डिंग टू द इक्विलिब्रियम पॉइंट E, द फॉरेन एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड एज ER। तो आप देख सकते हैं फॉरेन एक्सचेंज रेट कितनी है, ER, एंड द इक्विलिब्रियम क्वांटिटी इज डिटरमाइंड एज OQ। तो OQ हमारी इक्विलिब्रियम क्वांटिटी हो गई, ठीक है। अब आगे बढ़ते, अब हम देखते हैं इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन डिमांड फॉर ए करेंसी US डॉलर। सपोज कीजिए US डॉलर जो फॉरेन करेंसी है उसकी डिमांड क्या हो जाती है, इंक्रीज। तो इसका इंपैक्ट क्या होगा, मैं पहले ही बता देता हूं।
फ्लेक्सिबल एक्सचेंज जो रेट होती है उसमें डेप्रिसिएशन और एप्रिसिएशन होता है डोमेस्टिक करेंसी में, ठीक है ना। डिवैल्यूएशन और रिवैल्यूएशन अलग चीज है, वो अलग है कॉन्सेप्ट। यहां हम अभी पढ़ रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कब? जब जब इंक्रीज होगी डिमांड किसकी? फॉरेन करेंसी की, तब तब डोमेस्टिक करेंसी में डेप्रिसिएशन होगा। क्यों होगा इसको देख लेते हैं। तो देखिए इनिशियल इक्विलिब्रियम कहां है हमारा? ई पॉइंट में। क्यों? क्योंकि डी डॉलर कर्व और एस डॉलर कर्व कहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को? ई पॉइंट पे। तो ये हमारा इक्विलिब्रियम जो अभी अभी हमने किया था ना वही है। ये ई आर हमारी क्या है? रेट ऑफ एक्सचेंज, और ओक्यू क्वांटिटी हो गई। मैंने सपोज कीजिए, मैंने ये मान लिया कि $1 इज इक्वल टू क्या चल रहा है अभी? ₹50। सपोज कीजिए, है ना, कि $1 इज इक्वल टू क्या है? ₹50। अब आगे देखिए, नाउ सपोज फॉर सम रीजन द डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज इंक्रीजेज। मान लीजिए किसी कारण से जो फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज होगी। विच विल आल्सो इंक्रीज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज। जो क्या करेगी? जो फॉरेन एक्सचेंज की जो डिमांड है या फॉरेन करेंसी की डिमांड है वो भी क्या कर देगी? इंक्रीज कर देगी। फॉरेन करेंसी की डिमांड क्या हो जाएगी? इंक्रीज होगी। एंड द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट टू द राइट। जिससे क्या होगा? जो डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज है, फॉरेन एक्सचेंज का जो डिमांड कर्व है या फॉरेन करेंसी का जो डिमांड कर्व है, आप देख सकते हैं वो डी डॉलर से शिफ्ट होकर क्या हो जाएगा? $1 हो गया ना शिफ्ट। इधर किधर? राइट साइड में। राइट साइड में या अपवर्ड साइड में ये शिफ्ट हो गया है डी डॉलर से $1। क्यों? क्योंकि इंक्रीज हुई है डिमांड किसकी? फॉरेन करेंसी की। फिर आगे देखते हैं, एंड द न्यू इक्विलिब्रियम रीच E1 पॉइंट। अब नया इक्विलिब्रियम कहां होगा? नया इक्विलिब्रियम होगा E1 पॉइंट पे। क्यों होगा नया इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट पे? क्योंकि अब जो नया न्यू जो डिमांड कर्व है वो इसको एस डॉलर को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है? E1 पॉइंट पे। तो नया इक्विलिब्रियम E1 पॉइंट हो गया, जिसके अनुसार रेट ऑफ एक्सचेंज ER1 हो जाएगी और क्वांटिटी इंक्रीज होकर OQ1 हो जाएगी। तो द फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेज बाय ER2 ER1। हमने देखा फॉरेन एक्सचेंज रेट ER से इंक्रीज होकर क्या हो गई है? ER1। दिस इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ फॉरेन करेंसी लीड्स टू डेप्रिसिएशन इन द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। मैंने अभी अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जब जब फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होती है तो वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी तो इंक्रीज होती है, लेकिन जो वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी है वो क्या होती है? डिक्रीज होती है। आप देखें कि पहले $1 इज इक्वल टू आपको ₹50 पे करना हो रहा था, अब क्या करना पड़ रहा है? $1 इज इक्वल टू ₹60। तो अब ज्यादा पे करना पड़ रहा है ना आपको। पहले $50 में $1 मिल रहा था और अब $60 में $1 मिल रहा है। तो इसी को कहते हैं डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। ये डोमेस्टिक करेंसी की बात कर रहा हूं, ध्यान रखना, मैं कंफ्यूज मत हो जाना। डोमेस्टिक करेंसी में इसे क्या कहेंगे? डेप्रिसिएशन। क्यों? क्योंकि पहले हमें ₹50 देना पड़ रहा था और अब ₹60। डेप्रिसिएशन क्यों कह रहे हैं? डिवैल्यूएशन क्यों नहीं कह रहे सर? क्योंकि ये फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू डिक्रीज होती है तो उसे डेप्रिसिएशन कहते हैं, डिवैल्यूएशन नहीं कहते। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आगे फिर से हम देखते हैं आगे। अब देखते हैं इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ ए फॉरेन करेंसी। अगर फॉरेन करेंसी की सप्लाई डिक्रीज हो जाए, यानी कि US डॉलर की जो सप्लाई है वो अगर डिक्रीज हो जाए तो क्या होगा? सेम इंपैक्ट होगा, वही डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगा। समझ रहे हैं? अभी इंक्रीज हुई थी डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी, तब भी डेप्रिसिएशन हुआ था, और अभी डिक्रीज होगी सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी, तब भी डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी होगा। फिर वही इनिशियल इक्विलिब्रियम कहां है? ई पॉइंट पे। ठीक है, फिर उसके बाद फॉरेन इक्विलिब्रियम, फॉरेन एक्सचेंज रेट कहां है? ER, और क्वांटिटी कहां है इक्विलिब्रियम की? OQ। अब सपोज कीजिए, नाउ लेट्स अज्यूम दैट फॉर सम रीजन द सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी डिक्रीजेज। सपोज कीजिए फॉरेन करेंसी की सप्लाई क्या हो जाती है? डिक्रीज हो जाती है। अब यहां कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, डिक्रीज होने का मतलब इधर नहीं आओगे, ये इधर नहीं आना। आप सोचो नीचे गिर रहे हैं तो डिक्रीज होगी ना, ये गलत है। राइट साइड में क्यों है सर गलत? क्योंकि हमने सप्लाई कहां ली है? इस एक्स एक्सिस पे, इस एक्सिस पे हमने सप्लाई ली है। तो आप अगर इधर इसको राइट साइड में अगर शिफ्ट करोगे ना तो ये इंक्रीज कहलाएगा, डिक्रीज नहीं। इसलिए सप्लाई कर्व को हमको किधर लेके जाना है? लेफ्ट हैंड साइड पे, इसे कहेंगे डिक्रीज। ठीक है, तो आप देख सकते हैं एस डॉलर से अब शिफ्ट होकर क्या हो गया है? $1। क्यों? क्योंकि डिक्रीज इन सप्लाई हुआ है। तो नया इक्विलिब्रियम कहां होगा? E1 पॉइंट पे। नई फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो जाएगी? ER1। नई क्वांटिटी क्या हो जाएगी? OQ1। आप देख सकते हैं
पहले हमें $1 इज इक्वल टू 50 रुपीज पे करना पड़ रहा था और अब $1 में हमको कितना देना पड़ रहा है, 60 रुपए। तो इसी को डेप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहेंगे, जो कि फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में हो रहा है। ठीक है, अब आगे बढ़ते। तो ये अभी तक हमने देखा था डेप्रिसिएशन। अब हम देखने वाले हैं एप्रिसिएशन। एप्रिसिएशन भी दो केस में होता है। इंपैक्ट ऑफ डिक्रीज इन डिमांड फॉर ए फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर। सपोज कीजिए फॉरेन करेंसी जो है उसकी डिमांड डिक्रीज हो जाती है, तो क्या होगा, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। कैसे कि ये हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम है, ई पॉइंट, जहां डी डॉलर कर्व और डी डॉलर वन का ये एस डॉलर कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कौन कौन से कर्व इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एस डॉलर और डी डॉलर जहां इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ, इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट। और इनिशियल जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो कितनी है, ER। ठीक है, इनिशियल जो क्वांटिटी है वो कितनी है, OQ। तो ये इक्विलिब्रियम का बेसिक है हमारा। फिर हमने कहा नाउ सपोज फॉर सम रीजन द डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स एंड सर्विसेज डिक्रीजेज, विच विल आल्सो डिक्रीज द डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज एंड द डिमांड कर्व ऑफ फॉरेन एक्सचेंज शिफ्ट टू द लेफ्ट एंड बिकम्स $1 एंड द न्यू इक्विलिब्रियम रीच ई पॉइंट। सपोज कीजिए किसी कारण से जो डिमांड है फॉरेन करेंसी की वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। तो नया $1 कर्व किधर हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट होकर हो जाएगा $1। अब ये जो $1 है वो एस डॉलर को कहां इंटरसेक्ट कर रहा है, E1 पॉइंट पर। तो E1 पॉइंट के अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट कितनी हो जाएगी, ER1, और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, OQ1। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही डिमांड डॉलर की डिक्रीज हुई है, जो एक्सचेंज रेट है वो भी ER से डिक्रीज होकर क्या हो गई है, ER1। क्वांटिटी भी OQ से डिक्रीज होकर OQ1 हो गई है। अब इस केस में आप देखेंगे तो फॉरेन एक्सचेंज रेट डिक्रीज हुई है, इट मींस फॉरेन वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी भी क्या हुई है, डिक्रीज। और जो हमारी डोमेस्टिक करेंसी है उसकी वैल्यू इंक्रीज हुई है, इसलिए इसे एप्रिसिएशन कहेंगे। पहले 60 रुपीज देने पड़ रहे थे $1 के, अब ओनली 50 रुपीज में $1 मिल रहा है। तो इट मींस क्या हुआ, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हुई है। और इसी को जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू इंक्रीज हो फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में, तो उसे हम क्या कहेंगे, एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। फिर आगे देख लेते हैं इंपैक्ट ऑफ इंक्रीज इन सप्लाई ऑफ ए फॉरेन करेंसी यूएस डॉलर। ध्यान दे, इंक्रीज इन सप्लाई करेंगे तब भी सेम इंपैक्ट होगा, डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू क्या होगी, एप्रिशिएट होगी, एप्रिसिएशन हो जाएगा। फिर वही चीज कि इनिशियल इक्विलिब्रियम कहां है, ई पॉइंट पे, जहां $1 और एस डॉलर वक्र एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। इनिशियल इक्विलिब्रियम की जो एक्सचेंज रेट है वो कितनी है, ER। इनिशियल क्वांटिटी कितनी है इक्विलिब्रियम की, OQ। अब हमने कहा now let's assume that for some reason the supply of foreign currency increases and the supply curve of foreign currency shifts to the right and becomes $1 and the new equilibrium become E1 point। तो आप देख सकते हैं कि जैसे ही हमने सप्लाई इंक्रीज की है मतलब राइट साइड में शिफ्ट करना है सप्लाई कर्व को। जैसे ही सप्लाई कर्व शिफ्ट होकर $1 हुआ तो नया इक्विलिब्रियम कहां होगा, E1 पॉइंट पे। क्यों, क्योंकि नया जो सप्लाई कर्व है वो $1 कर्व को E1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो E1 पॉइंट के अकॉर्डिंग नई जो फॉरेन एक्सचेंज रेट है वो क्या होगी, ER1, और क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, यहां ध्यान दें, ये इसको Q रहने दें, इसको Q1 करें, क्योंकि E के अकॉर्डिंग है ना, E से E1 हुआ तो ये Q रहने देना और इसको Q1 कर लेना। ये थोड़ी सी यहां गलती से 1 लिख दिया था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं क्वांटिटी OQ से इंक्रीज होकर क्या हो गई है, OQ1। क्यों, E1 पॉइंट के अकॉर्डिंग क्वांटिटी Q1 हो गई है और पहले कितनी थी क्वांटिटी, OQ। तो आप देख सकते हैं क्या कि जैसे ही क्या हुई, इंक्रीज इन सप्लाई हुई, जैसे ही फॉरेन करेंसी की सप्लाई इंक्रीज हुई है उसका परिणाम क्या निकला है, एक्सचेंज रेट ER से डिक्रीज होकर ER1 हो जाती है। और जैसे ही एक्सचेंज रेट ER से डिक्रीज होकर ER1 होती है, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी भी क्या होती है, वैल्यू ऑफ फॉरेन करेंसी क्या होती है, डिक्रीज होती है, जिसके कारण क्या होता है, वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज हो जाती है। जब वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक करेंसी इंक्रीज हो फ्लेक्सिबल में, तब उसे हम एप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी कहते हैं। ठीक है ना, ये करेक्शन कर लेना, ये करेक्शन कर लेना, इसको हटा लेना 1 को और यहां 1 कर देना, ये छोटा सा करेक्शन कर लेना, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं हम मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम।
सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम है, उसके मेरिट्स क्या हैं, उसके प्रॉपर्टीज क्या है, अगर देखें तो फीचर्स क्या है। नंबर 1, लार्ज रिजर्व्स ऑफ फॉरेक्स नॉट रिक्वायर्ड। इसकी पहली जो वो है मेरिट वो यही है कि हमें फॉरेक्स रखने की, बड़ी मात्रा में फॉरेक्स रखने की, लार्ज अमाउंट में फॉरेक्स रखने की जरूरत नहीं होती। इन ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेज ऑफ फॉरेन करेंसी। इतनी देर से हमने देखा जो फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिटरमाइन हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई से। किसकी डिमांड एंड सप्लाई से? फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई जो होती है वो तय करती है कि क्या रहेगी एक्सचेंज रेट। ड्यू टू विच द गवर्नमेंट डज नॉट नीड टू कीप लार्ज अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व फॉर बैलेंसिंग द एक्सचेंज रेट। इस कारण से गवर्नमेंट को फॉरेन करेंसीज या फॉरेन असेट्स बहुत ज्यादा मात्रा में रखने की जरूरत नहीं है। किसके लिए? एक्सचेंज रेट को बैलेंस करने के लिए। हमने गोल्ड वाले में पढ़ा था कि गोल्ड रखना पड़ता था गवर्नमेंट को फॉरेन एक्सचेंज रेट को बैलेंस रखने के लिए, लेकिन यहां क्या हो रहा है कि ना तो गोल्ड रखने की जरूरत, ना बहुत बड़ी मात्रा में, थोड़ी मात्रा में रखती है गवर्नमेंट और केंद्रीय बैंक, लेकिन लार्ज अमाउंट में आपको ये रखने की जरूरत नहीं है। सेकंड पॉइंट, इंटरनेशनल मोबिलिटी ऑफ लिक्विडिटी। तो देखिए इसका, इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम स्पेकुलेटर्स बाय एंड सेल फॉरेन करेंसी। हम सभी जानते हैं शेयर मार्केट में क्या होता है, लोग फॉरेन करेंसीज की ट्रेडिंग करते हैं। आपने भी देखा होगा फॉरेन करेंसीज डॉलर का क्या करते हैं, सेलिंग और बाय करते हैं शेयर मार्केट में, है ना, करेंसी मार्केट जिसको हम कहते हैं। ठीक है, दिस इज ए गुड फॉर द लेस डेवलप्ड कंट्रीज लाइक इंडिया वेयर फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज ए सिग्निफिकेंट डिटरमिनेंट ऑफ जीडीपी ग्रोथ। अब हमारे जैसे देश में, जहां जो कि विकासशील देश है, अभी डेवलपिंग कंट्रीज है हमारा इंडिया, तो क्या हो रहा है वहां पे, ये इसमें अंडर डेवलप्ड कह देंगे हम इसको, अंडर डेवलप्ड कह दो या डेवलपिंग कह दो, दोनों बात एक ही है एक तरह से, है ना। तो दोनों ही केस में हमें क्या चाहिए, हमें इन्वेस्टमेंट चाहिए, हमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ज्यादा इन्वेस्टमेंट के लिए हमें कहां से लाना पड़ता है पैसा, फॉरेन करेंसी। तो विदेशी जो लोग हैं, फॉरेन पीपल जो लोग हैं, वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर पाते हैं इसमें। क्यों? क्योंकि एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली डिटरमाइन होती है मार्केट से, तो उसके अनुसार उनकी वैल्यू, जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनकी वैल्यू हमेशा ज्यादा होगी करेंसी की, जाहिर बात है ना, क्योंकि हम एक्सपोर्ट कम करते हैं और इंपोर्ट ज्यादा करते हैं। तो इस वजह से उनके वहां से जो आएगा पैसा, वो टेक्नोलॉजी भी लाएगा और साथ में मनी भी लाएगा। तो ये मोबिलिटी हो जाएगी लिक्विडिटी की। फिर उसके बाद है थर्ड, प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। इन ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। इतनी देर से हम देख रहे हैं डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी है, उसी से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो रही है। बिकॉज ऑफ विच द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री कैन नॉट इन्फ्लुएंस द एक्सचेंज रेट एंड कैन नॉट फिक्स द वैल्यू ऑफ इट्स करेंसी मोर। इस कारण से सारा का सारा कैसे एक्सचेंज रेट तय हो रही है, डिमांड एंड सप्लाई से। तो गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट जानबूझकर या किसी प्रकार से इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती किसको, करेंसी को, और ना ही वो एक्सचेंज रेट को अपने अनुसार डिक्रीज और इंक्रीज कर सकती है। ड्यू टू विच कॉन्फिडेंस इन बिजनेस इंक्रीजेस एंड इंटरनेशनल ट्रेड इंक्रीजेस। जिससे क्या होगा, बिजनेस करने वाले लोगों में क्या होगा, कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। क्यों होगा? क्योंकि उनको लगेगा कि हाँ, जो भी जेन्युइन रेट है रुपए की या डॉलर की, वो अभी करंट में एस्टेब्लिश है, तो वो ज्यादा ट्रेड करेंगे, इंटरनेशनल जो ट्रेड है वो इंक्रीज होगा। ठीक। फोर्थ पॉइंट, ऑप्टिमल allocation of resources between different countries. In this system, the prices of goods are fixed due to import and export independently, and the resources move towards the country where the prices of goods are high. हम जानते हैं कि इसमें गुड्स हम एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करते हैं, उसी के अनुसार हमारा क्या होता है, जितना ज्यादा एक्सपोर्ट करता है कोई कंट्री, उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी ज्यादा होती है, और जितना ज्यादा इंपोर्ट करता है उसकी करेंसी की वैल्यू उतनी ही डिक्रीज होती चली जाती है। ठीक है ना। तो जिन देशों में गुड्स महंगी होंगी, जिन देशों में क्या होगा, प्रोडक्शन कम होगा, तो वहां गुड्स की प्राइसेस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो जिन देशों में गुड्स एंड सर्विसेज की प्राइस हाई होगी, गुड्स की प्राइस खास तौर से हाई होगी, वहां क्या होंगे, प्रोडक्शन की यूनिट्स लगेंगी। प्रोडक्शन की क्या लगेगी, यूनिट्स लगेंगी, जिससे ऑप्टिमल अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा। ठीक है। तो इस तरह से ये हमारी मेरिट्स थी। अब चलते हैं आगे, डी मेरिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट सिस्टम। अब डी मेरिट देख लेते हैं हम इस सिस्टम के क्या है। नंबर 1, इन इफेक्टिवनेस ऑफ द करेंसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज। जैसा कि मैंने बताया था अभी कि एक्सपोर्ट डेवलपिंग कंट्रीज के कम होते हैं,
तो उसकी करेंसी की जो इफेक्टिवनेस है वो भी क्या होगी, कम। तो देखो, इन ए फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द फोर्सेज ऑफ डिमांड एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन करेंसी। रिपीट है ये कि फॉरेन करेंसी की डिमांड एंड सप्लाई से फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमाइन हो रही है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट में। द बेनिफिट ऑफ विच इज मोर फॉर द डेवलप कंट्रीज। और इसके बेनिफिट किसके लिए ज्यादा है, डेवलप कंट्रीज के लिए इसके बेनिफिट ज्यादा है। क्यों है, whose currency value also becomes powerful due to excess of trade। और इसकी वैल्यू क्यों ज्यादा है, क्योंकि जो डेवलप्ड कंट्रीज है वो एक्सपोर्ट ज्यादा करते हैं, इंपोर्ट कम करते हैं। इस कारण से उनका जो ट्रेड जो है वो हमेशा क्या रहता है, एक्सेस में रहता है, सरप्लस में रहता है। एंड द करेंसी ऑफ डेवलपिंग कंट्रीज बिकम ए विक्टिम ऑफ डिवैल्यूएशन। और जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो ज्यादातर इंपोर्ट करती हैं, तो उसकी जो वैल्यू है हमेशा क्या होती रहती है, वो हमेशा डिक्रीज होती रहती है। और कई बार डेवलपिंग कंट्रीज को डिवैल्यूएशन भी करना पड़ता है। लेकिन डिवैल्यूएशन फ्लेक्सिबल फॉरेन एक्सचेंज रेट में नहीं होता है, वो क्या होता है उसमें स्टेबल वाली में, है ना। तो यहां हम डिक्रीज वर्ड का ज्यादा यूज कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट, अनसर्टेनिटी ऑफ द मार्केट। इन द फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम द फॉरेन एक्सचेंज रेट ऑलवेज कीप्स ऑन चेंजिंग। हम जानते हैं कि अगर मार्केट तय करेगा, डिमांड एंड सप्लाई तय करेगी, तो हर वक्त क्या होता है, फॉरेन करेंसी की जो डिमांड एंड सप्लाई है वो हर वक्त चेंज होती रहती है, जिससे क्या होता रहता है, एक्सचेंज रेट भी हर सेकंड चेंज होती रहती है। ड्यू टू विच देयर इज एन एनवायरमेंट ऑफ द अनसर्टेनिटी फॉर ट्रेड इन द मार्केट। जिसके कारण क्या होती है, ट्रेड की हमेशा अनसर्टेनिटी रहती है। जब भी कोई फ्यूचर में जो ट्रांजेक्शन किए जाते हैं वो बड़ा उसमें दिक्कत आती है कि कहीं ये नहीं हो जाए डॉलर की प्राइस अचानक से इंक्रीज हो जाए और मुझे बहुत नुकसान हो जाए। इसीलिए लोग हेजिंग करते हैं। शेयर मार्केट में आपने देखा होगा कि आजकल काफी वर्ड है फेमस, हेजिंग। वो हेजिंग क्यों करते हैं, क्योंकि अनसर्टेनिटी होती है मार्केट में, डॉलर की प्राइस को लेकर कोई कंफर्म नहीं होता, तो इस कारण से हेजिंग की जाती है। हेजिंग क्या होती है कि डॉलर की जो प्राइसेस है वो ज्यादा फ्लक्चुएट हो तो उससे हमें नुकसान नहीं हो, हम नुकसान से बच जाए, उसे हेजिंग कहते हैं। इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट टू फॉर्मुलेट ए स्टेबल मॉनेटरी पॉलिसी इन द डोमेस्टिक करेंसी इकोनॉमी। इस कारण से कोई फिक्स हम मॉनेटरी पॉलिसी भी यहां नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज के अनुसार हमें मॉनेटरी पॉलिसी को भी चेंज करना पड़ता है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के अनुसार। अब आगे देखते हैं थर्ड पॉइंट, इंपोर्टेड इन्फ्लेशन। इंटरनेशनल ट्रेड इन फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम मे लीड टू एक्सेसिव डिप्रिसिएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी। हम जानते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होती है भाई, डिमांड एंड सप्लाई से वो हो रहे सारा का सारा, और अगर डोमेस्टिक करेंसी का डिप्रिसिएशन होगा तो क्या होगा, इन्फ्लेशन भी होगी। अब प्रॉब्लम कहां आ रही है, प्रॉब्लम आ रही है ड्यू टू विच द गुड्स इंपोर्टेड इनटू द कंट्री आल्सो बिकम्स एक्सपेंसिव, एज ए रिजल्ट ऑफ विच देयर इज ए रिस्क ऑफ कॉजिंग इंपोर्टेड इन्फ्लेशन इन द कंट्री। होता क्या है कि हम फॉरेन करेंसी से मान लीजिए ऑयल एक्सपोर्ट कर रहे हैं, क्रूड ऑयल। अब वहां अगर क्रूड ऑयल की प्राइसेस इंक्रीज हो जाए या डॉलर की प्राइस इंक्रीज हो जाए तो क्या होगा, क्रूड ऑयल हमारे लिए क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। और जब कॉस्टली क्रूड ऑयल को हम इंपोर्ट करेंगे तो हमारे देश में भी क्या हो जाएगी, प्राइसेस इंक्रीज हो जाएंगी। इसी को हम इंपोर्टेड इन्फ्लेशन कहते हैं। इन्फ्लेशन कितने टाइप्स की होती है, कौन कौन सी टाइप्स की होती हैं, सबका वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, आप जरूर देखें, ठीक है, आपको मिल जाएगा, इन्फ्लेशन सर्च कर लेना। फोर्थ पॉइंट, ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट इन बीओपी। द मेजर एडवांटेज ऑफ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट इज दैट मूवमेंट इन द एक्सचेंज रेट ऑटोमेटिकली टेक केयर ऑफ द सरप्लस एंड डेफिसिट इन द बीओपी। ये जो बीओपी है हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, उसको ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट करता है ये वाली एक्सचेंज रेट। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए किसी कारण हमारे यहां सरप्लस है, डेफिसिट है, तो ऑटोमेटिकली मार्केट एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के माध्यम से क्या करेगा, ऑटोमेटिकली वो अपने आप को एडजस्ट कर लेगा। एक्सचेंज रेट डिक्रीज हो जाएगी या एक्सचेंज रेट इंक्रीज हो जाएगी, दोनों ही केस में वो ऑटोमेटिकली एडजस्टमेंट करके एक्सपोर्ट को इंक्रीज कर देता है, इंपोर्ट को डिक्रीज कर देता है, या फिर एक्सपोर्ट डिक्रीज कर देता है, इंपोर्ट इंक्रीज कर देता है, लेकिन वो एडजस्टमेंट करता रहता है और बीओपी इक्विलिब्रियम में आ जाता है। तो ये था हमारा वीडियो किसके रिगार्डिंग, फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग सिस्टम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। चैनल अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।
स्टूडेंट्स, मेरे 2 चैनल हैं, एक है टेकी पावन एकेडमी, दूसरे का नाम है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर। यूट्यूब के हैं दोनों चैनल। टेकी पावन एकेडमी पर आपको सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलेगा इकोनॉमिक्स के बारे में, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सेंटर पर आपको शेयर मार्केट, एनपीएस, सीसीएस एनपीएस रूल्स, पीपीएफ, फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम्स, गोल्ड इन्वेस्टमेंट स्कीम्स, एसबीआई स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस की स्कीम्स, एमएस एक्सेल की मास्टर सीरीज, कंप्यूटर और मोबाइल के सॉल्यूशंस और बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की 100% सही और संपूर्ण जानकारी मिलेगी। तो आप मेरे दोनों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। आज का पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।